नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे करंट डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज करंट डेंसिटी। इसे हम लोग डिनोट कर देंगे बाय जे, स्मॉल लेटर में जे लिखेंगे। डेफिनेशन और फॉर्मूला अगेन सेम, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। ठीक, अब अपनी इसके अंदर वेरिएशन करने की मर्जी है कि हम लोग आई की जगह लिख दें एन ए ई वी डी, तो ए और एन कट हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये वेरिएशन हम खुद कर सकते हैं। और क्या वेरिएशन कर सकते हो कि हम लोग वी डी की वैल्यू पुट कर दें, वी डी की वैल्यू ई टाउ बाय एम, तो आंसर आ जाएगा जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ एम, एन ई अपॉन टाउ एम। अरे सॉरी, इट इज टाउ बाय एम, बोला मैंने सही, लिखा मैंने गलत, आई एम सॉरी। टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम, तो फॉर्मूला हो गया एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ बाय एम। ये आपके लिए कहलाएगा करंट डेंसिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ये जो वेरिएशंस हैं ये आपको खुद को देखना है कि हाँ भाई पुराने फॉर्मूलेस हम आगे अप्लाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग ओम्स लॉ। पढ़ा हुआ है, 10th स्टैंडर्ड का पार्ट है, जाना पहचाना सा लगता है। ओम्स लॉ, लिखे, इट स्टेट्स दैट when the physical conditions are unchanged, then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. हम लोगों ने वर्ड ऐड किया कि इट स्टेट्स दैट व्हेन द फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशन का यहाँ पर मतलब रहेगा टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी मेन बात यह है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू एंड। सही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही फ्लो करेगा। तो इसलिए हम लोग जब लिखते हैं डेफिनेशन लॉ लिखते हैं तो उसमें पहले करंट वर्ड आता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इट इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लिखते टाइम स्टेटमेंट टाइम हमारा करंट वर्ड पहले आता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कितना करंट फ्लो होगा तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज इक्वल टू आई आर
V potential difference, I current, and R is resistance. Resistance of the conductor of the substance. ये जो R है, इस R की यूनिट होती है ओम, ओम्स लॉ। ओम के ऑनर में यूनिट भी ओम है, OHM। रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है? R is directly proportional to length of the conductor. R is inversely proportional to area of conductor. दोनों को साथ में लिया, L अपॉन A करा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, यहाँ पर आ गया रो। R is equal to rho L by A, where rho is called as resistivity of the substance. नॉर्मली अगर अपन देखें तो अभी सबसे ज़्यादा यूज में मोबाइल आता है। कैसा लगता है कि अरे मोबाइल का चार्जर थोड़ा बड़ा होता तो कितना अच्छा रहता, लेंथ अगर उसकी ज़्यादा हो तो हमेशा छोटा होता है, वहीं के वहीं हमें बैठना पड़ता है। क्यों वायर्स की लेंथ छोटी रखी जाती है? बिकॉज ग्रेटर इज द लेंथ, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस का मतलब क्या, मुझे नहीं पता आपको 10th में का कितना याद है या किसने कितना समझा है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। आता है बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट आ रहा है, उस करंट को रोकने के लिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और अगर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट वहां लगाया है, हमने कुछ ऐसी चीज वहां पर लगाई है, तो हम उसे बोलेंगे रेजिस्टर, है ना। अब रेजिस्टर का काम क्या है? तो बोले करंट को रेजिस्ट करना। तो डेफिनेटली जिन चीजों में से हम चाहते हैं कि करंट डायरेक्टली जल्दी जल्दी फ्लो हो जाए, उन चीजों में रेजिस्टर की वैल्यू एकदम कम रखी जाती है। लेकिन जिन चीजों में हम चाहते हैं कि नहीं भाई करंट को रेजिस्टेंस मिले, पर क्यों चाहेंगे हम कि करंट को रेजिस्टेंस मिले? क्या जरूरत है हमें ऐसा करने की? जरूरत यह है कि जब करंट यहाँ जाएगा, जितना ज्यादा ये यहाँ पर रुकेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, उतना ज्यादा ये इस जगह को हीट अप कर देगा। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जितना ज्यादा देर तक और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर करंट रुकेगा, उतनी ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट का प्रोडक्शन हम हीटर के अंदर, गीजर के अंदर, इन चीजों में करना पसंद करते हैं। तो वापस अपने पॉइंट पे चलते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, कोई भी चीज उतनी ज्यादा हीटअप होगी, करंट का यूसेज उतना बढ़ जाएगा, पावर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा हमने बोला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस चीज को समझने के लिए अपने घरों में माइक्रोवेव है, एसी है, इनके जो वायर्स होते हैं वो एकदम मोटे थिक वायर यूज करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंजम्पशन ज्यादा है। किसका? एसी का, माइक्रोवेव का कंजम्पशन ज्यादा है। तो हम चाहेंगे कि उसे कम से कम रेजिस्टेंस मिले, तो हम लोग वहां पे थिक वायर्स का यूसेज करते हैं। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पूरा फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू रो L बाय A, रो रेजिस्टिविटी, and the resistivity depends only on the nature of the substance। यानी जैसे आपने कॉपर का वायर लिया, तो वो कॉपर का वायर लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, उससे मतलब नहीं, उसकी रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस।
and it is constant for the given material. एक ही मटेरियल तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. ठीक, इतना करिए कंप्लीट. तभी अपन लोग ओम्स लॉ लिखेंगे. ओम्स लॉ में कंपलसरी होता है कि पहले हम स्टेटमेंट डालें. उस स्टेटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या आपने वर्ड लिखा कि फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड. उसके बाद आपको यहाँ पर आर इज रेजिस्टेंस और उसकी यूनिट ओम. उसी के साथ में आपके लिए ग्राफ कंपलसरी होता है कि भाई ये V, ये I, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को स्लोप में दिखानी है. ये स्लोप R को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये स्लोप जो है ये R को रिप्रेजेंट करता है. कुल मिला के बात ये कि जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट उतना बढ़ेगा एंड R विल रिमेन कांस्टेंट. इसकी वैल्यू उसी के हिसाब से बढ़ रही है, कांस्टेंटली आगे की तरफ मूव करेगा. ठीक, तो ये ग्राफ स्टेटमेंट और ये वाला पार्ट कंपलसरी है, ये वाला अलग पार्ट था. चलिए ये ग्राफ ड्रॉ करके अब अपन पढ़ते हैं कि क्या ओम्स लॉ हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है. तो आंसर इज नो. देयर इज अ फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. कई जगह ऐसी है जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता. तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ओम्स लॉ फेल होता है. तो पहले हम लोग ले रहे हैं कि हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है. वी हैव अ मेटेलिक कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही है कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड we should get a straight line. We should get. ओम्स लॉ के हिसाब से मिलना ही चाहिए. बट अभी मैंने लिखा थोड़ा सा पार्ट जो है वो इंक्रीज हो गया. कौन इंक्रीज हो गया? तो बोले रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया. इट इज नॉट मूविंग यूनिफॉर्मली. अचानक से थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ गया. भैया ये कंडीशन क्यों आई? जब मेटेलिक कंडक्टर था तो इट शुड ओबे ओम्स लॉ. क्यों ओम्स लॉ फेल कर दिया? तो उसका रीजन है कि जब हम लोग कंटिन्यूअसली करंट पास कर रहे हैं तो द कंडक्टर गेट्स हीटेड ड्यू टू विच द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. पता चलेगा क्या कर रहे हैं अपन लोग कि व्हेन द करंट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड, when the current is continuously increased, then it increases the heating effect of current. उसके कारण करंट का हीटिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. अब वो लीनियर ना होके थोड़ा सा अलग ट्रैक पर चला गया. तो मतलब ज्यादा देर करंट पास करने से या ऑब्जेक्ट को ज्यादा हीट करे तो ओम्स लॉ उस जगह पर जाकर फेल हो जाता है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं और क्या गड़बड़ करी ओम्स लॉ ने. तो सेकेंड पॉइंट हमारा रहता है फॉर सेमीकंडक्टर्स. अब अभी अपन लोगों ने सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा. We have a chapter for that, but solid state वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत हमने रिवीजन किया था कि इफ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी टाइप. इफ यू रिमेंबर, आपको थोड़ा बहुत याद कराते हो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं. फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा था कि वी आर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जो हमारे डोप्ड सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो तरह के हमने बताए थे, एक पी टाइप एक एन टाइप. पी टाइप में 14th ग्रुप के साथ 13th ग्रुप डाल दिया, कमी हो गई. 4 की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमने 13th ग्रुप यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ही डाला. मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई. होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स.
ऐसे ही हमारे पास एन टाइप होता है जिसमें हमने 14 ग्रुप के साथ 15 ग्रुप एलिमेंट्स को डाल दिया, इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज हो गए एंड नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। पढ़ेंगे अब क्या होता है कि जब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, क्या करा, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो वो अभी अपन पढ़ेंगे कि भाई वो आगे की तरफ धक्का मारता है, वो आगे की तरफ जब फ्लो करवाता है, वो इसको आगे जाने देता है, तो हम कहते हैं इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। ऐसे ही एन टाइप को अगर हमने नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपल ईच अदर, और उस रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स धक्का खा के आगे चले जाते हैं। तो होल्स जो है वो इधर आते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर जाते जा रहे हैं, सर्किट वापस से कंप्लीट होता है। सेमीकंडक्टर का ये कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। मेन बात, हम अभी सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ रहे, जंक्शन डायोड नहीं पढ़ रहे, वर्ड मुझे सिर्फ चाहिए कि ओम्स लॉ कहाँ जाकर फेल हुआ, तो ओम्स लॉ फेल फॉर सेमीकंडक्टर्स। क्या लैंग्वेज लिखेंगे, ओम्स लॉ फेल्स फॉर सेमीकंडक्टर डायोड। क्या रहेगा कि व्हेन p type is connected to positive terminal and n type is connected to negative terminal, there is the large flow of current। क्या होगा, there is the variation of current with potential difference which is more rapid than expected, which is more rapid than expected। क्या लिख रहे हैं, when p type is connected to positive terminal, n type is connected to negative terminal, then there is the flow of large flow of current। large की जगह rapid word अच्छा है, there is more rapid flow of current as expected। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा करंट का फ्लो वहां पर हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर पहले हम बोल रहे हैं धीरे धीरे जा रहा है, फिर अचानक से वो बढ़ गया, ये फॉरवर्ड बाइजिंग को शो करता है। अभी बेटा आपको बायस वगैरह नहीं पता चलेगा, ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर लैंग्वेज आएगी, ठीक। तो पहला उन मेटल्स पे काम नहीं कर रहा जिनको हमने ज्यादा देर तक हीट कर दिया, सेकंड सेमीकंडक्टर्स पर काम नहीं कर रहा, और थर्ड इट इज नॉट अप्लाइड ऑन थायरिस्टर्स, THYRISTOR, थायरिस्टर्स। थायरिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर का ही एडवांस फॉर्म है, उसमें 4 लेयर्स है पी टाइप और एन टाइप की, 4 लेयर्स जो है वो प्रेजेंट है पी टाइप और एन टाइप की, उसे बोला जाता है थायरिस्टर। इसके अंदर मेनली रिवर्स बाइजिंग शो होती है एंड दिस ऑल्सो डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। इसके अंदर जो करंट होगा वो काफी रैंडम है, ये यहां से हम लोग एक लाइन लेंगे, स्ट्रेट लेंगे और नीचे कर देंगे, डिक्रीज हो गया ये, और यहाँ पर हम रैंडम शो कर रहे हैं। आपको ज्यादा रैंडम लगता है ऐसा लाइन खींचती हुई, तो ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा कर दो, रैंडम दिखाना है अपने को, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा जिगजैग कर दिया, इतना जिगजैग सफिशिएंट है। इसमें रिवर्स बाइजिंग शो होगी, रिवर्स और फॉरवर्ड बाइजिंग हम सेमीकंडक्टर्स में कंप्लीट करेंगे। चलिए हेडिंग लिखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
हेडिंग आएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। R is equal to रो L by A, उसके बाद V is equal to IR by Ohm's law। R की जगह हम ऊपर वाली वैल्यू पुटअप करेंगे तो V is equal to I रो L by A। फाइन, अब L को यहाँ नीचे लाए तो V by L is equal to I रो by A। अब I upon A करंट पर यूनिट एरिया, अपन ने बोला कि दिस इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो फॉर्मूला यहाँ चेंज करेंगे, V by L इज इक्वल टू I by A की जगह करंट डेंसिटी J और रो। अब V by L जो है वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी that is also a vector quantity. So this is the vector form of Ohm's law। अब इसमें आप लोग पूरा एक कंडक्टर ड्रॉ करिएगा क्योंकि Ohm's law अपन बता रहे हैं, तो बेटर है कि हम लोग ये बताएं उसके अंदर कि कंडक्टर के इसकी लेंथ जो है वो L है। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड E। थोड़ा बहुत जो जो इसमें से बता सकते हो वो बताइए। यहाँ से करंट बता दो I। थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमने पूरा डायग्राम बताया, कुछ थ्योरी लिखी। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का आंसर आएगा E इज इक्वल टू रो और J के ऊपर वेक्टर। आपको स्पेसिफाई करना रहेगा कि J इज करंट डेंसिटी, लिख लीजिए।